असहयोग आंदोलन। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के परवान चढ़ाने वाले कुछ ऐसे आंदोलन हुए थे। उस असहयोग आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि थी, क्या भूमिका थी, और किस तरह से असहयोग आंदोलन का ताना बाना जो था वह बुना गया था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी मोहनदास करमचंद गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश और कांग्रेस नेतृत्व पर उनका अधिकार। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नया स्वरूप और एक नई दिशा प्राप्त की। महात्मा गांधी प्रारंभ से ही विदेशी सत्ता के विरोधी थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं रंगभेद की नीति के खिलाफ एक सफल संघर्ष किया था और सफल परिणाम प्राप्त किए थे। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर वे 1915 ईस्वी में भारत लौटे। उन्होंने विश्व युद्ध में अंग्रेजों को अपना समर्थन दिया और उनकी सेवाओं के बदले अंग्रेजी सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। उन्होंने जन सेवा का काम प्रारंभ किया। उनके मुख्य अस्त्र सत्य और अहिंसा थे। 1916 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो उनकी गतिविधियों का केंद्र बन गया। उनका सारा ध्यान भारत के गरीब और कमजोर लोगों की अवस्था सुधारने की तरफ लगा। इस तरह हम देखें कि प्रारंभिक तौर पर महात्मा गांधी का जो भारतीय राजनीति में जो प्रवेश हुआ है, वह राजनीति में प्रवेश जो है वह जन सेवा से जन आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिलता है कि प्रारंभिक तौर पर गांधी जी जन सेवा से जुड़े और उस जन सेवा से जुड़कर ही उन्होंने इतनी लोकप्रियता प्राप्त की। 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण में किसानों को प्रति जो अत्याचार और उनको मुक्ति दिलाने के लिए एक सफल सत्याग्रह किया। चंपारण के बाद गांधी का ध्यान गुजरात के खेड़ा की तरफ गया। 1918 ईस्वी में वर्षा नहीं होने के कारण फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकारी अधिकारी लगान वसूलने में बड़ी क्रूरता के साथ में किसानों के साथ व्यवहार कर रहे थे। अतः गांधी ने किसानों को सत्याग्रह के लिए संगठित किया। किसानों ने तमाम अत्याचारों और धमकियों के बावजूद लगान देना बंद कर दिया। बाध्य होकर सरकार को किसानों से समझौता करना पड़ा। यह गांधी की सबसे बड़ी सफलता थी और इस कारण से एक जन सामान्य में और किसानों के बीच में गांधी की पैठ बनना शुरू हो गई। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच समझौता कराने के लिए अनशन प्रारंभ कर दिया। उनके सत्याग्रह की से बाध्य होकर के मिल मालिकों ने मजदूरों के वेतन में वृद्धि की। इस तरह गांधी ने सत्याग्रह के इस सफल प्रयोग से जन सेवा प्रारंभ की। राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ एक रुझान पैदा करने में यह जन सेवा बड़ी काम आई और गांधी के व्यक्तित्व के कारण और गांधी की इन सेवाओं और इन संघर्षों के कारण राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ जन सामान्य का जो रुझान था वो पैदा हुआ और वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में गांधी चले गए। इसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की प्रेरणा दे दी। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी रॉलेट एक्ट। युद्ध काल में एक तरफ तो सरकार मॉन्टेग्यू घोषणा द्वारा भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देकर अपनी उदारता का परिचय दे रही थी, तो दूसरी तरफ आतंकवादियों और क्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन भी कर रही थी। इस दिशा में सरकार का नवीनतम कार्य था न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का उपाय सुझा सके। समिति ने इसके लिए कठोर नियमों की सिफारिश की थी। उदाहरण स्वरूप, किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाए, उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए, गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जाए इत्यादि अनेक ऐसी जन दमनात्मक धाराएं इस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1818 में आई। भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद सरकार ने 21 मार्च 1919 को
रॉलेट एक्ट पास कर दिया। भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी और इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। भारतीयों ने काला कानून का वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए एक नारा लगाया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। वास्तव में हम देखें तो ये जो रॉलेट एक्ट की जो धाराएं थी वो सीधा 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 एक दमन चक्र था, जिसमें कि कोई वकील, कोई भी दलील और कोई भी अपील नहीं सुनी जाती थी। ये सीधा एक दमनात्मक कार्यवाही थी। इसमें प्रजातांत्रिक पद्धति नाम की कोई भी चीज नहीं थी। जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहूर हक ने कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। गांधी के सुझाव पर कांग्रेस ने पूरे देश में इस कानून का विरोध करने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया और हड़ताल का आह्वान किया। फलस्वरूप दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, अहमदाबाद इत्यादि जगहों में हड़ताल एवं प्रदर्शन होने प्रारंभ हो गए। जगह जगह सभाएं होने लगी और जनता की भागीदारी सरकार के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में बढ़ती चली गई। सरकार ने विरोध को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया। अनेक स्थानों पर नियत थी भीड़ पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, जिसमें अनेक व्यक्ति मारे गए और घायल हुए। सबसे भीषण स्थिति पंजाब की थी। वहां की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब गांधी ने पंजाब जाने की योजना बनाई तो उनके पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पंजाब के उप गवर्नर जनरल और डायर ने पूरे पंजाब में आतंक का राज्य स्थापित कर लिया था। इसी बीच 9 अप्रैल को रामनवमी के त्योहार पर हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त रूप से एक विशाल जुलूस निकाला। इससे घबराकर सरकार ने 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर अमृतसर से निर्वासित कर दिया। इससे लोगों का रोष और अधिक बढ़ गया और निर्वासन का विरोध करने के लिए एक विशाल जुलूस पुनः निकाला गया, जिस पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और इस तरह के दमन के कारण भीड़ में काफी क्षति हुई। क्रुद्ध भीड़ ने भी अनेक सरकारी भवनों, पोस्ट ऑफिसों और बैंकों में आग लगा दी और कुछ अंग्रेजों की हत्या भी कर दी। ऐसे वातावरण में निस्सहाय पुलिस मुंह देखती रह गई, क्योंकि ये जन आंदोलन का एक बहुत ही गहरी प्रतिक्रिया थी। जन आंदोलन का एक बहुत ही जोरदार विरोध था कि जिसके आगे पुलिस भी कुछ भी नहीं कर पाई। तो इस तरह से ये जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश में एक अंग्रेज विरोधी वातावरण तैयार किया और इस अंग्रेज विरोधी वातावरण को तैयार करके राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जन सहभागिता को स्वाभाविक बना दिया। अब स्वाभाविक रूप से जनता राष्ट्रीय आंदोलन में रुचि लेने लगी और उन्हें लगने लगा कि विदेशी शासन के कारण उनका शोषण हो रहा है, उनका दमन हो रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया था कि इस अंग्रेजों के खिलाफ में अंग्रेजों को सहयोग न करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ कार्य किया जाए। तो यह एक रॉलेट एक्ट ऐसी घटना थी कि जिसने पूरे भारत को एक करने में और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपनी निष्ठाएं देने में, अपनी सेवाएं देने में, अपना समय देने में एक बहुत बड़ा वातावरण इसके द्वारा तैयार किया गया। इस रॉलेट एक्ट के ठीक बाद हम देखें तो दूसरी घटना ऐसी महत्वपूर्ण हुई कि जिसने असहयोग आंदोलन को परवान चढ़ा दिया। वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अप्रैल 1919 में ही अमृतसर का भीषण नरसंहार हुआ। बढ़ते जन आक्रोश पर नियंत्रण करने के लिए डायर 11 अप्रैल को अमृतसर पहुंचा। उसने आते ही समूचे अमृतसर में फौजी कानून लागू कर दिया। विधिवत इसकी घोषणा भी नहीं की गई। अनेक व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए गए, ठूस दिए गए। 13 अप्रैल की संध्या की जलियांवाला बाग में नेताओं के निर्वासन
और पुलिस जातियों के विरोध में एक सभा बुलाई गई थी। इस तथाकथित बाग में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही संकीर्ण रास्ता था। चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ यह बाग वास्तव में बाग नहीं होकर एक जमीन का टुकड़ा था, जिसमें उस समय सिर्फ एक कुआं, एक समाधि और 3 वृक्ष लगे हुए थे। मुख्य रास्ते को छोड़कर आने जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसी संकीर्ण रास्तों वाले बाग में करीब 20,000 व्यक्ति उपस्थित हुए। भीड़ पूर्णतः नियति थी। ये विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए थे। अनेक व्यक्तियों की गोदों में बच्चे थे। महिलाएं भी इस सभा में शामिल हुई थी। सभा की कार्यवाही के बीच ही करीब 5 बजे जनरल डायर 100 सिपाहियों सैनिकों के साथ में 2 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहां पहुंच गया और उसने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सैनिकों को खड़ा कर बिना किसी चेतावनी के शांत भीड़ पर सीधे गोली चलवाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट के अंदर करीब 1650 चक्र गोलियां चलाई गई। भीड़ में भगदड़ मच गई। बाहर जाने का मार्ग बंद था और अंदर गोलियां चल रही थी। फलस्वरूप करीब 1000 व्यक्ति मारे गए और घायलों को तो गिना भी नहीं जा सका था। मृतकों और घायलों को इसी अवस्था में छोड़कर डायर वहां से चलता बना। घायलों के इलाज का कोई प्रबंध नहीं किया गया। 14 अप्रैल की स्थिति शांत रहने के बावजूद 15 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ जारी कर दिया गया। पंजाब की घटनाओं की खबर बाहर नहीं जाने दी गई। पंजाब में बाहर से आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद सैनिक प्रशासन को संतोष नहीं हुआ। जनता पर अमानुषिक और जंगली एवं अमानवीय अत्याचार प्रारंभ किए। उन्हें सार्वजनिक तौर पर कोड़े लगाए जाते थे। पेट के बल पर रेंग कर चलने को मजबूर किया जाता था। विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों पर अत्याचार हुए। यहाँ तक कि एक बारात की भी पिटाई वहां पर की गई। अमृतसर की इन घटनाओं को पंजाब में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सरकार ने डायर के कामों की सराहना की और उसे 20,000 की थैली भेंट की गई। इससे भारतीयों में असंतोष और अधिक तीव्र होता चला गया। कांग्रेस ने एक जांच समिति नियुक्त की। बाद में अंग्रेजों के प्रति बढ़ते विरोध को ध्यान में रखकर सरकार ने भी हंटर कमेटी बहाल की। यह समिति भी डायर के कार्यों को उचित नहीं ठहरा सकी। गिलबर्ट स्लेटर के अनुसार अपने कार्यों से डायर ने पंजाब बचा लिया और भारत खो दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है कि इसमें मार्शल लॉ के कारण, इस तरह के दमन के कारण हम देखें कि पंजाब को अपने अधिकार में रख लिया लेकिन संपूर्ण भारत को खो दिया, क्योंकि सारे भारत की जो सहानुभूति थी वो अंग्रेजों ने खो दी और अंग्रेजों के प्रति पूरे संपूर्ण भारत में एक विद्रोह, एक विरोध फैल गया। अंतर मन से भारतीय लोग अंग्रेजों के इस कृत्य के कारण उनसे घृणा करने लगे और बाद में अमृतसर की घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गांधी ने कहा था कि प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, अमृतसर ने उसे हिला दी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड थी, जिसमें निहत्थे लोगों पर, जो कि एक विचार विमर्श के लिए एकत्र हुए थे, जिसमें वृद्ध और बच्चे और महिलाएं भी थी, उनको बिना किसी वार्निंग के, बिना उनको वहां से खदेड़ने के, बिना समय दिए उन पर इस तरह की गोलियां चलाना और उन्हें भून देना, यह एक इतिहास का सबसे बड़ा अमानुषिक अत्याचार हमें देखने को मिलता है। इससे पहले अगर हम देखें तो राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में मानगढ़ क्षेत्र पर भी इस तरह गोविंद गुरु के जो आश्रम पर गोविंद गुरु की जो एक वार्ता चल रही थी, गोविंद गुरु जो आदिवासियों में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें भी इसी तरह का एक वातावरण हमें देखने को मिलता है। इसलिए यह कहा जा सकता है
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसके ठीक पहले ये आदिवासी गोविंद गुरु का जो दमन किया गया था, मानगढ़ की जो घटना थी वो घटना भी जलियांवाला बाग कांड की पूर्व पीठिका थी, जहां पर अंग्रेजों ने इसी तरह से गोलियां चलाकर निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा था। तो ये जो वातावरण है संपूर्ण देश में एक अमानवीय अत्याचार का वातावरण हमें देखने को मिलता है। और अंग्रेजों की ये जो दमन नीति थी, इस दमन नीति ने राष्ट्रीय आंदोलनों को, कांग्रेस के जो आंदोलन किए जा रहे थे उसमें बड़ा सहयोग प्रदान किया। और ये रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ऐसे थे कि जिन्होंने संपूर्ण भारत के अंदर क्रांति की चिंगारी को पैदा किया। और अंग्रेजों के प्रति जो एक सहयोग का भाव जो बना हुआ था, उस सहयोग के प्रति सभी में असहयोग की भावना पैदा हुई। और इस असहयोग के कारण ही हम देखें कि आगे जाकर के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो है एक पूरा देश, पूरे देश की जनता, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, सभी का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए ठीक ही कहा गया था कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य को नींव रखी गई थी, लेकिन अमृतसर की इस घटना ने उस नींव को हिला दिया। और डायर ने पंजाब तो बचा लिया लेकिन भारत खो दिया, क्योंकि भारत को खोने की जो भूमिका थी, भारत को खोने की जो परिस्थितियां थी, या भारत को अंग्रेजों से दूर करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए जो एक अमृत कलश था, वह इसी जलियांवाला बाग के शोषण में से प्रकट हुआ था। धन्यवाद।